17 साल की एक नाबालिग लड़की एक अनजान व्यक्ति के बुलाने से बिना उसके बारे में कुछ जाने सीधे उसके पास पहुंच जाती है। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके लिए ये सही है या गलत। जब वो लड़की उस अनजान व्यक्ति के पास पहुंचती है, वो अनजान व्यक्ति उस लड़की को लगभग 14 महीना तक कैद रखता है। उस दौरान उस लड़की के साथ कई बार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो कभी वो लड़का तो कभी उस लड़के का दोस्त, दोनों मिलकर लगभग कई महीनों तक उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। शायद इस बात का अंदाज़ा उस लड़की को नहीं था, इसलिए अनजान व्यक्ति के बुलाने के बाद वो सीधे किसी को बताए उस लड़के के पास पहुंच जाती है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सतना की। इसी सतना में एक छोटा सा परिवार था जो अपनी ज़िंदगी बेहद खुशी खुशी गुजार रहा था। परिवार में एक पिता, माँ, एक 17 साल की नाबालिग लड़की और एक भाई। परिवार में सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। तभी अचानक 3 अगस्त 2022 को काल्पनिक नाम सपना अपने घर से लापता हो जाती है। उसके पिता महेंद्र शर्मा अपनी बेटी को इधर उधर काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के बारे में उसे कुछ पता नहीं चल पाता और न ही उसका मोबाइल फ़ोन लगता है। जब उसके पिता महेंद्र शर्मा पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं तब उसे किसी अनहोनी होने का डर सताने लगता है। उसे अब ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए। तो वो अगले दिन सुबह सीधे भागते हुए सतना सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। महेंद्र शर्मा को अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बेटी को पुलिस ढूंढ कर ला देंगे। पुलिस भी सपना की तलाशी शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक पुलिस सपना की तलाशी करते हैं। ना तो सपना के बारे में पुलिस को कोई सुराग मिल पाता है और न ही सपना का कोई लोकेशन पुलिस को मिल रहा था। पुलिस को उम्मीद था कि शायद सपना का लोकेशन अगर मिल जाता तो उसके मोबाइल के लोकेशन से उसे ढूंढ निकाला जाता, लेकिन पुलिस के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी सपना के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है। देखते ही देखते महीना बीत जाता है, लेकिन सपना के बारे में ना तो पुलिस को कुछ पता चल पाता है और न ही उनके पिता महेंद्र शर्मा को। अब महेंद्र शर्मा को ये लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी की हत्या हो गई। ये डर अब महेंद्र शर्मा को सताने लगता है। महेंद्र शर्मा भी अपनी बेटी को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन महेंद्र शर्मा को भी अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार सपना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस के हाथ भी खाली जा रहे थे। ना तो सपना के बारे में कोई सुराग हाथ लग रहा था और न ही कोई खुफिया तंत्र जिससे वो सपना तक पहुंच सके। दिन बीतते जा रहे थे। सपना के पिता की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। अब उसके पिता को ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी बेटी मिलना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखते ही देखते लगभग 14 महीना का वक्त बीत चुका था। दूसरी तरफ पुलिस भी अब सपना की तलाश थोड़ी धीमी कर दी और सपना के परिवार वालों ने तो उम्मीद ही खो दी थी। तभी अचानक 1 अक्टूबर 2023 को सतना पुलिस को एक सूचना मिलती है। साइबर सेल के जरिए पुलिस को सपना का लोकेशन मिलता है। पुलिस को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का एक देवनगर कॉलोनी का लोकेशन आ रहा था। पुलिस बिना देरी किए अपनी एक स्पेशल टीम तैयार करती है और सीधे वो प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रयागराज में लोकल पुलिस से संपर्क किया जाता है और सीधे उस स्थान पर पहुंचती है जहां से सपना का लोकेशन आ रहा था। जब पुलिस वहां पहुंचकर छापेमारी करती है तो सबसे पहले वहां से सपना को अपने गिरफ्त में लिया जाता है। साथ साथ 2 लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस तीनों को लेकर मध्य प्रदेश के सतना सिटी पहुंचती है और इस केस की सच्चाई सामने लाती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो इसकी सच्चाई खुलकर सामने आती है। दरअसल सपना की मुलाकात 3 साल पहले विनोद नाम के एक व्यक्ति से इंस्टाग्राम सोशल साइट पर हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। काफ़ी दिनों तक बात करने के बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब विनोद सपना को ना जाने
ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने लगता है। सपना भी विनोद पर यकीन कर लेती है। अब विनोद सपना को कहता है कि सपना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सपना भी विनोद पर पूरी तरह से भरोसा कर लेती है। तभी विनोद सपना को कहता है कि अगर तुमको मुझसे शादी करना है तो तुम्हें प्रयागराज आना होगा। सपना ये बात अपने घर वालों को बताए बिना चुपके से वो सीधे प्रयागराज के लिए निकल जाती है। सपना को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी संवरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। सपना जब सीधे प्रयागराज पहुंचती है तो उसे विनोद मिलता है। विनोद उसे अपने कमरे पर ले जाता है और उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगता है। इस दौरान उन्होंने सपना के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। सपना को भी यकीन था कि विनोद उससे शादी कर लेगा, लेकिन जब सपना के साथ रहते हुए 10 दिन बीत जाता है तो सपना विनोद को कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन विनोद इतना चतुर था कि सपना को हर बार बहाने बनाकर टाल देता था। सपना शादी के इंतज़ार करती है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। लगभग 10 महीने का वक्त बीत जाता है। इस दौरान विनोद सपना के साथ सैकड़ों से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो सपना से शादी करेगा। सपना को भी ये उम्मीद था कि आखिरकार विनोद उससे एक न एक दिन तो शादी कर ही लेगा। जब 10 महीने का वक्त बीत जाता है तो सपना अब विनोद पर दबाव बनाने लगती है शादी करने का। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी होने लगती है। दूसरी तरफ विनोद का अब सपना से मन भर चुका था। जब विनोद का मन सपना से भर गया तो वो अपने दोस्त को अपने रूम पर लेकर आता है और उसे सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। सपना ये सुनकर चौंक जाती है, दंग रह जाती है। सपना इसका विरोध करती है, लेकिन विनोद पर विरोध का कोई असर नहीं था। आखिरकार उसका दोस्त कमलेश सपना के साथ जबरन उसका रेप करता है, के साथ शारीरिक संबंध बनाता है विनोद के ही सामने। अब ये सिलसिला लगभग 3 महीनों तक चलता रहता है। विनोद के दोस्त कमलेश को जब भी मन होता था तो वो विनोद के कमरे पर आता था और सपना के साथ रेप करता था। विनोद को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो सपना से खुद शादी नहीं करना चाहता था। सपना के साथ तो धोखा हुआ था, लेकिन सपना को इस बात का पता नहीं था। अब सपना विनोद के इस चंगुल से निकलना चाह रही थी, लेकिन विनोद की पैनी नज़र से सपना को निकलना इतना आसान नहीं था। कई बार सपना कोशिश की वहाँ से निकलने का, लेकिन सपना वहाँ से नहीं निकल पाई। आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस उस जगह पहुंचकर सपना को उस दलदल से निकालकर वापस उसके घर पहुंचाती है। इस घटना के बाद पुलिस विनोद और उनके दोस्त कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। अब ये तो वक्त तय करेगा कि कोर्ट दोनों को क्या सज़ा देती है। अब सवाल ये है कि अगर सपना थोड़ी भी होशियारी दिखाती, किसी अनजान व्यक्ति के पास जाने से पहले उसके बारे में पता कर ली होती या अपने घर वाले से पूछ लेती, तो शायद आज विनोद के इस जाल में फंसकर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। इसलिए सपना की एक बेवकूफ़ी ने सपना की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।